के लिए तो इतना ही। लट्टू इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगा देना, और जो जो थ्योरी मैंने लिखी है आपको भी नोट्स में एज इट इज लिखनी है, डायग्राम एज इट इज बनाना है, और मैथमेटिकल भी डेरिवेशन के बेस पे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं कि जो अपना चैप्टर नंबर 3 था सेमेस्टर फर्स्ट का मैकेनिक्स ऑसिलेशन में, यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 के जो डेरिवेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका था। आज इससे रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में आपको पता है कि फिजिक्स के मेन एग्जाम के पेपर के अंदर जितना ही पार्ट डेरिवेशन का रहता है उसका 30% पार्ट न्यूमेरिकल का भी रहता है, और फिर न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स आगे नहीं चल सकती। तो अपन बात करते हैं एक एक न्यूमेरिकल की। तो देखो अपने पास न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा क्लियर, यहाँ पे दिया गया है जो जो गिवन है वो अपन को देखना है, और क्या फाइंड आउट करना है वो अपन को देखना है। लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए द्रव्यमान 20 kg के एक पिंड पर लगने वाले आभासी बल यानी छदम बल व कुल बल का मान ज्ञात करो, जिसका त्वरण दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड। जिसका मान कितना दे रखा है अपने पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गिरते हुए तंत्र के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। फर्स्ट दे रखा है कि डिटरमाइन द फ्रैक्शन एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास दे रखा है 20 kg, यानी इसका जो भी मास गिवन है वो कितना है 20 kg। तो इसका यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो मास है वो कितना है अपने पास, जो मास है वो कितना है 20 kg है। क्लियर। फिर वो कह रहा है कि इसका जो पार्टिकल का छदम बल निकालना है। क्या निकालना है? छदम बल। और मुझे पता है कि छदम बल क्या होता है, इमेजनरी फोर्स होता है, आभासी फोर्स होता है। तो छदम बल में अपन निकालना है, और यहाँ पे कह रहा है कि टोटल फोर्स भी निकालना है। और इसका जो त्वरण गिवन है, क्या गिवन है अपने पास, एक्सेलरेशन गिवन है। और पार्टिकल कहाँ आ रहा है, पार्टिकल देखो कहाँ आ रहा है, नीचे गिरते हुए तंत्र, यानी पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका जो वास्तविक त्वरण होगा वो त्वरण कितना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा अपने पास कितना, वो दे रखा अपने पास a = 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दे रखा है, a = 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो छदम बल क्या निकालना है अपने पास, छदम बल या सूडो फोर्स, या फिर क्या निकालना है, सूडो फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये कैसे निकलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि सूडो फोर्स क्या होता है, तो जब भी कोई वास्तविक त्वरण देखो यहाँ पे पार्टिकल नीचे की ओर गिरता है तो उसका वास्तविक त्वरण कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। तो अपन ने जब लिफ्ट में पार्टिकल की गति पढ़ी थी, क्या पढ़ा था अपन ने, लिफ्ट में कोई पार्टिकल होता है और वो लिफ्ट ऊपर जाती है और लिफ्ट नीचे आती है, तो उसके पार्टिकल पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन ने देखा था। सेम वैसा ही केस है कि पार्टिकल यहाँ पे नीचे आ रहा है तो उसका जो आभासी त्वरण होगा वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि वास्तविक त्वरण नीचे की ओर है, यानी इसका वास्तविक जो बल होगा यहाँ क्या होगा, यदि मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो वास्तविक बल होगा वो क्या होगा, ma होगा। और कहाँ पर होगा, नीचे की ओर, यानी 20 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 6, तो ये हो जाएगा लगभग कितना, 120 न्यूटन नीचे की ओर, 120 न्यूटन नीचे की ओर होगा यदि पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि जो सूडो फोर्स है, यदि पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसका ऑपोजिट फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा या इमेजनरी फोर्स लगेगा। तो वहाँ पर मुझे पता है कि जो रियल एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता है उसका ही इमेजिन जो टर्म होती है वो एक्सेलरेशन कहाँ होती है, ऊपर की ओर होती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो छदम बल होगा वो क्या होगा अपने पास, F या FC तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस का ma आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा अपने पास 120 न्यूटन ऊपर की ओर, वो क्या हो जाएगा अपने पास 120 न्यूटन ऊपर की ओर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रियल फोर्स होगा, जो आभासी फोर्स होगा वो कितना होगा, ये होगा, और जो वास्तविक फोर्स होगा उसका ऑपोजिट होगा। क्लियर। अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें मुझे निकालना क्या है, तो यहाँ पे जो टर्म निकालनी है, एक तो निकालना है इसमें g दे रखा है, एक तो इसमें क्या दे रखा है अपने पास, g दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये किस में आएगा, वैल्यू आएगी वो माइनस में। और यदि इसका मैं वेट निकालूँ तो मुझे पता है कि यदि वेट निकालते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ, W = 120 न्यूटन अपॉन में हो जाएगा g, और g की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी,
10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा अपने पास 12, क्या हो जाएगा 12 न्यूटन। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसका जो एफ ए आएगा वो क्या आएगा, वेट में आएगा, क्या आएगा अपने पास, वेट में आएगा, तो वो कितना हो जाएगा 12 न्यूटन हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक तरीके से वेट हो गया कि इसका जो वेट होगा वो कितना होगा। यदि मुझे टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा अपने पास, एम जी माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास, एम ए, एम जी माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास, एम ए। अब ये क्या है, एम जी माइनस एम ए, तो एम जी तो जो वास्तविक त्वरण यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है वो होगा, और यहाँ पे जो ए है वो ए कौन सा काम में लेना है, जो आभासी बल है, सूडो फोर्स है। क्यों, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए कब होता है, कि जब पार्टिकल क्या होता है नीचे की ओर आता है और अपन उसका ऑपोजिट फोर्स देखते हैं वो ऊपर की ओर होता है, या वास्तविक त्वरण या रियल त्वरण होता है, इमेजिनरी त्वरण होता है वो वास्तविक का ऑपोजिट होता है। तो यहाँ से अपने पास जो टोटल फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, एम जी माइनस का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम जी माइनस का ए। और मुझे पता है कि यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है, तो ये तो कितना हो जाएगा 20, जी की वैल्यू कितनी है 10 और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 20, साथ में क्या हो जाएगा 4, यानी कितना 80, कितना हो जाएगा अपने पास 80 न्यूटन, क्या हो जाएगा 80 न्यूटन। यानी ये अपने पास जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा 80 न्यूटन होगा। और इस टोटल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, तो मैं कहता हूँ कि पार्टिकल की गति नीचे लग रही है, एम जी माइनस एम ए कब आता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है और अपन उसको ऊपर के लिए डिफाइन करते हैं। तो मुझे पता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, नीचे की ओर, टोटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, नीचे की ओर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा। यदि इसको भी मैं क्या करूँ, किसी वेट में कन्वर्ट कर लूँ, इसको भी मैं क्या करूँ, किसी वेट में कन्वर्ट कर लूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 80 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 10, यानी वो क्या हो जाएगा 8 न्यूटन, क्या हो जाएगा इसका वेट हो जाएगा, 8 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे अपने पास मास गिवन था, एक्सेलरेशन त्वरण गिवन था, और मुझे पता है कि ये इसका वास्तविक त्वरण होता है, तो इसका जो इमेजिनरी त्वरण होगा, जो आभासी त्वरण होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो आभासी त्वरण होगा वो कहाँ है, ऊपर की ओर। एफ यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 120 न्यूटन नीचे की ओर। इसका आभासी बल निकालूँ तो मुझे पता है कि ए का ऑपोजिट ऊपर होगा, तो यहाँ पे जो आभासी बल होगा वो भी कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा ए का ऑपोजिट यानी माइनस का एम है, तो ये कितना हो जाएगा 120 न्यूटन ऊपर की ओर हो जाएगा, और उसका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 न्यूटन हो जाएगा। यदि मैं टोटल फोर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, टोटल फोर्स की बात करूँ, तो टोटल फोर्स हो जाएगा अपने पास क्या, एम जी माइनस का एम ए, एम बार कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी माइनस का ए। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू आएगी और यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका फोर्स निकलेगा, नीचे की ओर होगा, और इसका जो वेट होगा वो क्या होगा अपने पास 8 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये तो अपन ने एक न्यूमेरिकल देखा है कि इसमें जब भी कोई पार्टिकल नीचे की ओर गिरता है तो टोटल फोर्स कितना होता है, सूडो फोर्स कितना लगता है उस पर, उसकी बात की है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री, क्या दे रखा है अपने पास, एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात करो। एक अंतरिक्ष यात्री का प्रभावी भार ज्ञात करना है। प्रभावी भार का मतलब है इफेक्टिव वेट, जो स्थिर अवस्था में 60 kg का है, जो स्थिर अवस्था में है, और कितने kg का है 60 kg का है, यानी जो भी अपने पास एम है वो कितना है 60 kg, वो कितना है 60 kg। और उसका रॉकेट 6G त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जा रहा है। और एक तरीके से ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो लिफ्ट में पार्टिकल की गति होती है उसी टाइप का है। रॉकेट का जो त्वरण दे रखा है, जो ए दे रखा है, वो कितना दे रखा है 6G, कितना दे रखा है 6G। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और मुझे निकालना क्या है, प्रभावी भार निकालना है। प्रभावी भार निकालने के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले प्रभावी भार मुझे निकालना है। तो मुझे पता है कि प्रभावी भार जब भी कोई पार्टिकल ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका जो टोटल भार आएगा वो कितना आएगा, F इज इक्वल टू एम जी प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास एम ही हो जाएगा। एम यदि मैं बाहर लेता हूँ तो एम बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी प्लस का क्या हो जाएगा ए। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जी प्लस का ए है, यानी ये क्या अपने पास एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी अपने पास 60, तो एम की वैल्यू तो कितनी हो गई 60 हो गई। जी प्लस ए, तो जी प्लस ए, जी की वैल्यू कितनी, तो जी की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे कितनी होती है 10 होती है, और साथ में क्या है अपने पास 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास एक तरीके से 16 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 16। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा 96, ये हो जाएगा अपने पास 960। यहाँ पे अपने पास कुछ मिस्टेक थोड़ी की है, 6G प्लस
60 इंटू देखो यहाँ पे ये m था, यहाँ पे g है और एक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखो अपने पास जो a की वैल्यू है वो g की टर्म है, a की वैल्यू है वो कौन सी टर्म में है, g की टर्म में। यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो f इज इक्वल टू m, यहाँ पे क्या है अपने पास g प्लस का a, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, साथ में g कितना हो जाएगा, तो जो g की वैल्यू है वो है अपने पास g, एक बार तो ऐसे का ऐसे, तो ये ऐसे का ऐसे, प्लस यहाँ पे जो a है वो क्या है 6g है, वो क्या है अपने पास 6g है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 7g, यानी कितना हो जाएगा 420g, यानी इस पर जो लगने वाला इफेक्टिव फोर्स होगा वो कितना होगा 420g होगा। कितना होगा अपने पास 420g न्यूटन होगा, कितना होगा न्यूटन। और यदि मैं इसके इफेक्टिव वेट की बात करता हूँ और इसके मैं इफेक्टिव वेट की बात करता हूँ तो g से g क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यानी इफेक्टिव वेट यानी क्या हो जाएगा अपने पास प्रभावी भार, और प्रभावी भार इसमें g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 420 kg, कितना हो जाएगा 420 kg। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 420 kg क्या हो जाएगा वेट, ये मुझे निकालना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा कि यहाँ पर इफेक्टिव क्या निकालना था अपने पास, इफेक्टिव वेट निकालना था, और यहाँ पे बोला था कि जो मास है वो रेस्ट में है और कितना है 60 kg है। इज रॉकेट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ द एक्सेलरेशन 6g है, तो जो चीज़ दे रखी थी 60 दे रखा था, 6g दे रखा था, f निकल गया, यहाँ से f निकाल दिया और यहाँ से अपने पास क्या आ गया टोटल f न्यूटन ऊपर की ओर। अब मैं इसका वेट निकालता हूँ तो वेट में क्या हो जाएगा g से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 420 kg वेट हो जाएगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन तो थे अपने पास उस टाइप के जो अपने पास एक लिफ्ट में पार्टिकल का मोशन होता है ऊपर की ओर और लिफ्ट में पार्टिकल का मोशन होता है नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो कह रहा है एक वस्तु 200 मीटर की ऊंचाई से क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो 200 मीटर की ऊंचाई से ऐसे बिंदु से गिरती है जिसका अक्षांश 45 डिग्री न्यूटन है, जिसका अक्षांश क्या है 45 डिग्री न्यूटन है। वस्तु का पूरब की ओर पृथ्वी के घूर्णन के कारण विचलन उस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जो ठीक उसके नीचे है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या निकालना है। सबसे पहले इसमें कुछ हाइट दे रखी है, तो वो हाइट तो कितनी है अपने पास 200 मीटर, वो हाइट कितनी है 200 मीटर है। अक्षांश दे रखा है, यानी अक्षांश का मतलब लैटिट्यूड दे रखा है कितना लैम्डा 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हाइट तो थी वो 200 मीटर थी और जो लैटिट्यूड है वो कितना है 45 डिग्री न्यूटन। फाइंड द ईस्टवर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु है वो पूरब की दिशा में उसका विस्थापन होता है, वस्तु है वो पूरब की दिशा में उसका विस्थापन होता है। अब यहाँ से आपको एक कंसेप्ट निकलेगा, आपने पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में होता है और उसका विस्थापन पूरब की ओर होता है, मतलब वो पार्टिकल नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, तो आपको पता होगा कोई वस्तु का पार्टिकल जो अपने पास ये बता रहा है कि वस्तु का पूरब की ओर यानी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पूरब की ओर, यानी ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ईस्टवर्ड डेविएशन ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का जो डेविएशन हो रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब ईस्ट का मतलब है कि पार्टिकल कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है, किसके इफेक्ट में कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में। तो ये डेरिवेशन अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टिकल कोरियोलिस फोर्स के बेस पे उत्तरी गोलार्ध में नीचे आता है तो उसका जो डेविएशन है उसका जो विचलन है कौन सी डायरेक्शन में हो जाता है प्लस का आई कैप यानी पूरब दिशा में, इस दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि h 200 मीटर है, लैम्डा 45 है और यहाँ पे बोला है कि इसका जो विचलन होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहाँ पर हो रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपने पास ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ हो रहा है अपने पास ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, तो यहाँ पे मुझे निकालना है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उस बिंदु के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए जो ठीक उसके नीचे है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फॉर्मूला याद ही होगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि पहले तो पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, किसकी पड़ेगी ओमेगा की। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, यदि मैं पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा की बात करता हूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, तो ओमेगा इज इक्वल टू सभी को पता है कि वो क्या होता है 2 पाई अपॉन में
टी होता है और टी की जगह क्या आ जाता है 24, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले ये सॉल्व किया हुआ है 7.29 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड आता है। क्या आता है अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू 2π/24 और ये आ जाएगा 7.29 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो देखो एक्स डैश की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/3 ओमेगा जी, साथ में हो जाएगा क्या कॉस लैम्बडा, और साथ में क्या हो जाएगा 2h/g⁻³ क्या हो जाएगा 1/3 ओमेगा जी, साथ में हो जाएगा अपने पास क्या कॉस लैम्बडा 2h/g⁻³। इसको मैंने कुछ मॉडिफाई करके अलग टर्म में भी लिखा था, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स डैश इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1/3 था, साथ में क्या था अपने पास ओमेगा जी था, कॉस लैम्बडा था, इसको मैंने लिखा था 2h/g अलग करके भी लिखा था, और एक लिखा था मैंने स्क्वायर रूट में, ये वाली टर्म लिखी थी। तो यहाँ से इसका जो डिस्प्लेसमेंट अपन ने मैथमेटिकल डेरिवेशन में निकाला है वो फॉर्मूला लाया था अपन ने, जी से जी यहाँ पे क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 क्या हो जाएगा 2/3, साथ में हो जाएगा ओमेगा एच कॉस लैम्बडा, और साथ में क्या हो जाएगा 2h/g हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये वाली वैल्यू, तो अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था वो इस फॉर्म में निकाला था, तो कैसे भी लिख सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास ओमेगा एच, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास ओमेगा एच कॉस लैम्बडा, और स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है अपने पास 2h/g हो जाता है। तो किसी भी फॉर्मूले में रख सकते हो, तो अपन रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो किसी भी फॉर्मूले में रख के आपको वैल्यू निकालनी है। तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, तो ऐसे का ऐसे ओमेगा क्या है अपने पास, ओमेगा है 7.29 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो अपना ओमेगा आएगा वो क्या आएगा 7.29 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है जी, और जी की वैल्यू अपन कितने लेते हैं, सभी को पता है कि जो जी होता है वो वैल्यू अपन कितनी लेते हैं 9.8 लेते हैं, कितनी लेते हैं 9.8, तो ये कितना हो जाएगा 9.8, और यहाँ पे लैम्बडा कितना है 45 है, यानी cos 45 कितना है अपने पास cos 45, और मुझे बताइए कि जो cos 45 होता है वो कितना होता है 1/√2 होता है, कितना होता है अपने पास 1/√2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, ये तो ये वैल्यू हो गई। अब यदि मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो 2h की जगह हाइट कितनी है 200 मीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास 200 मीटर, अपॉन में जो है जी, तो जी की वैल्यू वही 9.8, कितना हो जाएगा जी 9.8। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू क्या आ गई अपने पास ओमेगा जी कॉस लैम्बडा 2h/g। तो यदि इस कंप्लीट को आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.044 मीटर, 0.044 मीटर। तो यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष निकला, क्या रिजल्ट निकला कि यदि मैं कोई भी पार्टिकल को उत्तरी गोलार्ध में नीचे की ओर फेंकता हूँ तो मुझे पता है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन में प्लस आई कैप डायरेक्शन में होता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है तो वहाँ मैथमेटिकली फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था, ये वाला 1/3 ओमेगा जी कॉस लैम्बडा 2h/g, या फिर इसको आप इस फॉर्मूले में भी रख सकते हो, ये अपन ने मैथमेटिकली डिराइव किया था। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई थी वो आई थी अपने पास एक्स डैश इज इक्वल टू, सारी वैल्यू रखने के बाद जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.044 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो यदि मैं कहता हूँ कि पार्टिकल ऐसे आना है, यानी इसकी हाइट कितनी है 200 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 200 मीटर, यानी ये क्या दे रखा है अपने पास h की वैल्यू दे रखी है। अब वो कहता है कि पार्टिकल आना तो यहाँ चाहिए था बट वो एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं आया, इसके सेंटर पॉइंट से ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होकर ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, और ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.044 मीटर, कितना आया 0.044 मीटर, यानी ये पार्टिकल इतना डिस्प्लेस हो गया, क्या हो गया इतना, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट के कारण ये जो पार्टिकल था वो इतना क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला पार्टिकल क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हो, आपको जो फाइनल आंसर है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे कि जब कोई पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में होता है तो क्या चेंजेज आता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो क्या चेंज आता है, यदि कोई पार्टिकल ऊपर फेंका जाता है तो क्या होता है, नदियों में कटाव कैसे होता है, चक्रवात कैसे होता है। तो सारे अपन ने मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़े, लगभग इस चैप्टर की अपन ने 9 क्लास पढ़ी है, 9 लेक्चर पढ़े हैं। तो 9 लेक्चर को आप देखना, आपको सारा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोरियोलिस फोर्स वर्कआउट करता है। फिर अपने पास है कि एक निर्देश तंत्र में क्या लिख रखा है अपने पास, एक निर्देश तंत्र में, ये क्वेश्चन अपन ने पहले इस टाइप का देखा हुआ है
एक निर्देश तंत्र में एक कण है जो एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कोई पार्टिकल है जो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णित निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का पथ ज्ञात कीजिए। यानी मैं कह सकता हूँ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का पथ ज्ञात करो, जबकि दोनों निर्देश तंत्र के जो मूल बिंदु एवं जेड अक्ष है वो क्या है? संपाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ ए रेफरेंस फ्रेम, determine the path of this particle about another reference frame rotating with a constant angular velocity omega when origin zx of both the reference frame of coincide each other। यानी ये डायग्राम कैसा है? यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप का है जो अपन ने पहले निकाला था। यहाँ पे कोई अपन ने एक्स एक्सिस लिया था, ऐसे ही अपन ने यहाँ पे कोई वाई एक्सिस ले लिया, ऐसे ही अपन ने क्या ले लिया? यहाँ पे कोई वाई एक्सिस ले लिया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया। और ऐसे ही अपन ने क्या ले लिया? कोई जेड एक्सिस ले लिया, ये क्या हो जाएगा? इसका जेड एक्सिस हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला क्या है? एक्स है, ये वाला वाई है और ये वाला क्या है अपने पास? जेड है। अब वो कह रहा है कि जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या करता है? रोटेट करता है। तो ये वाला डायग्राम आपको याद आ गया होगा शायद देखने के बाद या पढ़ने के बाद कि रोटेट करने का मतलब है इसमें क्या आएगा अपने पास? जो एक्स डैश है वो इधर बन जाएगा, ऐसे ही अपने पास जो वाई डैश है, जो एक्स डैश है वो किधर बन जाएगा अपने पास? इधर बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये तो अपना क्या हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास ये वाला क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, और यदि वो किससे रोटेट कर रहा है तो उसने लिखा है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, यानी ओमेगा से उसने क्या किया? रोटेशन स्टार्ट किया। और इसका जो जेड डैश अक्ष है वो इसका कोइंसाइड है, यानी वो इसका क्या है? संपाती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाता है? एक तरीके से कोई एंगल आ जाता है थीटा, और मुझे पता है कि यदि कोई टी टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से या एंगुलर वेलोसिटी से टी टाइम में कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? ओमेगा टी। तो मुझे पता है कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास? ओमेगा टी। तो ये वाला अब आपको कंसेप्ट याद आ गया होगा कि ये वाला डेरिवेशन मैंने निकाला है जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे अपन ने कुछ इक्वेशन निकाली थी, क्या कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है? एक्स डैश हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? वाई डैश, और जेड डैश क्या रहते हैं? संपाती रहते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि कोई भी पार्टिकल क्या करता है, यदि एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग गति करता है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? वी टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि पार्टिकल है वो एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। यदि इसके अंदर कोई पार्टिकल है वो एक्स अक्ष के अनुदिश वी वेलोसिटी से टी टाइम में गति करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? वी टी हो जाएगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो एक्स बाई टाइम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? जीरो हो जाएगा। और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू वी टी, वाई इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे पता है कि जब भी ये मैं ऐसा केस लेता हूँ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कि जब भी कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट में है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से वो क्या करता है? रोटेट करता है। यानी ये वाला केस है कि ये पहले पर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड थे, फिर जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इस तरीके से क्या कर गया? रोटेट कर गया। कितने डिग्री एंगल से? थीटा डिग्री एंगल से। तो यहाँ पे जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है, आपको पता होगा कि इसमें क्या आती है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आती है? तो सभी को याद भी होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास? ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस का क्या आता है अपने पास? वाई साइन ओमेगा टी। क्या आता है अपने पास? एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस का आता है अपने पास? वाई साइन ओमेगा टी। ऐसे यदि मैं वाई डैश की इक्वेशन निकालता हूँ तो ये आता है अपने पास क्या? जो वाई वाली टर्म होती है वो क्या आता है? एक्स वाई बन जाता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस का क्या बन जाएगा? एक्स साइन ओमेगा टी। ये चेंज आता है। और जेड डैश इज इक्वल टू तो क्या होता है? जेड होता है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जेड डैश इज इक्वल टू जेड कितना हो जाएगा? जीरो। अब देखो यहाँ पे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। दूसरी वाली जो इक्वेशन आती है उसमें एक्स की जगह वाई आ जाता है, वाई की जगह एक्स आता है और डायरेक्शन में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस केस के लिए अपन ने पहले निकाल रखी है। तो ये वाली मैं यूज में लूँगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास जो एक्स डैश वाली टर्म है वो क्या बनेगी?
एक्स डैश वाली टर्म की बात करता हूँ तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा वी टी और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई जीरो है तो ये कंप्लीट जीरो। ऐसे यदि मैं वाई डैश की बात करूँ तो वाई डैश वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस का वी टी और साथ में क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी और ये वाली वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी जीरो। तो मेरे पास देखो एक्स डैश भी आ गया और वाई डैश भी आ गया। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड करके लिखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों को ऐड करके लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस का वाई डैश स्क्वायर और ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी वी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास माइनस में होगा तो ये भी वी टी स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डैश स्क्वायर प्लस का वाई डैश स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा वी स्क्वायर और टी स्क्वायर के इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा वी स्क्वायर और टी स्क्वायर के इक्वल। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या कि अपने पास जो ये वाली इक्वेशन होती है वो किसकी होती है कि जब कोई पार्टिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक गोले का समीकरण होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है तो इसकी रेडियस कितनी, इसकी रेडियस मानी जाएगी इतनी, तो वी स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यदि कोई एक निर्देश तंत्र था, इसके अंदर कोई पार्टिकल एम मास का कोई पार्टिकल था जो पार्टिकल एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग गति कर रहा है और इसका जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या करवा रहा है रोटेट करवा रहा है। तो सेम ऐसा केस हो गया कि जैसे मैंने कह दिया कि यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पार्टिकल का मैंने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान लिया, अलग मान लिया, तो ये एक्स माना और ये वाई माना और ये जेड माना, ये पार्टिकल के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जो दूसरा रोटेट करने वाला है वो मैंने क्या मान ली अर्थ, तो अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने अलग मान लिया जो थीटा डिग्री से क्या करता है रोटेट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं जो पार्टिकल था, पार्टिकल जिस पथ के अकॉर्डिंग चलता हुआ दिखाई देगा वो क्या होगा एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, वो क्या होगा सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे पूछा है निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का पथ ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो कण का पथ ज्ञात करो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो कण का पथ होगा वो क्या होगा एक वृत्ताकार फॉर्म में होगा, एक वृत्त की फॉर्म में होगा जो वृत्त की समीकरण की फॉर्म में अपन को मिल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक वृत्त की समीकरण की फॉर्म में ये इक्वेशन मिल रही है जिसकी रेडियस यदि कण इसके अंदर गति करता है तो वो एक वृत्ताकार का रूप लेगा, उसका पथ वृत्ताकार की फॉर्म में होगा और उसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी वी स्क्वायर और टी स्क्वायर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा अपने पास ये, और ये कौन से प्लेन में होगा, तो मुझे पता है कि ये एक्स और वाई प्लेन में होगा। कौन से में होगा एक्स और वाई प्लेन में होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि ये एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं कुछ कोरियोलिस फोर्स वाले न्यूमेरिकल पे। तो देखो कोरियोलिस फोर्स वाले न्यूमेरिकल क्या कहता है, ये तो हो गया अपने पास कौन सा कि कोई पार्टिकल रोटेट करने वाला केस था। अब इसके आगे एक कोरियोलिस फोर्स वाला न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इसके 45 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का परिकलन करो और पृथ्वी की त्रिज्या। ये इस टाइप के न्यूमेरिकल अपन इसके बाद वाली क्लास में करेंगे क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा लॉन्ग मेथड है। पहले अपन के जो शॉर्ट वाले हैं वो कर लेते हैं। अब इसमें बता रहा है अपने पास ये देखो कितने समय में एक फुको लोलक, अब ये फुको है या फोकल पेंडुलम है, ये फोकल पेंडुलम का क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है कि कितने समय में फोकल पेंडुलम का दोलन तल एक चक्कर पूरा करेगा जबकि वह स्थिर है। तो वो कह रहा है कि यदि कोई फोकल पेंडुलम है जो क्या है अपने पास स्थिर अवस्था में, यदि कोई फोकल पेंडुलम है जो कहाँ है अपने पास स्थिर अवस्था में है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब उसकी 3 कंडीशन दे रखी है, एक तो क्या है उसके भूमध्य रेखा पर हो, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हो और उत्तरी ध्रुव पर हो, तीनों कंडीशन दे रखी। तो एक तरीके से ये जो अपन ने कल पढ़ा है, इससे पहले वाली क्लास में फोकल पेंडुलम पढ़ा है, उसमें ये वाला केस अपन ने लिया है। उस केस में क्या था कि कितने समय में एक फोकोलोलक, तो मुझे पता है कि इसका जो फॉर्मूला आया था T इज इक्वल टू वो कितना आया था अपने पास, वो आया था T इज इक्वल टू 24 अपॉन में क्या आया था साइन लैम्डा, क्या आया था अपने पास 24 अपॉन में क्या आया था साइन लैम्डा आया था। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जी 24 अपॉन में साइन लैम्डा कितना घंटे में यूनिट में, तो इसकी जो यूनिट थी वो क्या थी अपने पास आवर्स की। अब वो कह रहा है कि उसका फर्स्ट केस है कि वो इक्वेटर पर हो, कहाँ हो अपने पास इक्वेटर पर हो, यानी कहाँ पर हो भूमध्य रेखा पर हो। भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा कौन सी होती है, तो ये कोई अर्थ होती है और इसका ये
पोल हो रहा है और ये वाली जो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग जो लाइन होती है वो भूमध्य रेखा होती है या इक्वेटर होता है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना लेते हैं 0। और मुझे पता है कि साइन लैम्डा कितना होता है, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पे साइन लैम्डा 1/0, तो ये कितना बन जाएगा इन्फानाइट। तो ये वाला केस अपन ने कल भी लिया था कि जब भी इसका टी इज इक्वल टू कितना आता है इन्फानाइट आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या बोल रहा है कि कितने समय में एक फोकल पेंडुलम का दोलन तल एक चक्कर पूरा करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर निकलेगा कि यदि कोई फोकल पेंडुलम इक्वेटर पर है तो उसका टाइम पीरियड इन्फानाइट आता है, उसका टाइम पीरियड कितना आता है इन्फानाइट आता है, यानी वो एक चक्कर पूरा करने में इन्फानाइट टाइम लेगा। अब ये इन्फानाइट टाइम कितना है मुझे कैसे पता, तो मैं कह सकता हूँ कि जब इन्फानाइट टाइम अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो एक असंभव परिणाम है जो पॉसिबल नहीं है। सेकंड कहता है वो कि उसकी जो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, क्या कह रहा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 24, साथ में क्या हो जाएगा साइन 45, और इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी 224, 1 अपॉन में क्या आया था √2, यानी 24 साथ में आया था अपने पास क्या √2। तो ये वाली जो वैल्यू आई थी और इसकी मैं फाइनल वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 33.84 आवर्स। यानी कोई भी फोकल पेंडुलम को 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब है इस साइड ये पेंडुलम रखा हुआ है, और कैसा रखा हुआ है स्थिर अवस्था में। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ था और इसकी जो डिग्री थी वो कितनी थी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर था। तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर था, तो मैं लिख सकता हूँ कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू 24 अपॉन में साइन 45, तो ये हो जाएगा अपने पास 33.84 और साथ में हो जाएगा आवर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 आवर्स 0.84, यानी इतना टाइम लगेगा जब वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। यदि मैं पार्टिकल को या फोकल पेंडुलम को 45 डिग्री उत्तरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में रखता हूँ तो उसे कुछ टाइम और ज़्यादा लगेगा, उसे कुछ टाइम और ज़्यादा लगेगा। फिर वो कह रहा है थर्ड नंबर पॉइंट की एग्जैक्ट कहाँ हो वो उत्तरी ध्रुव पर हो, एग्जैक्ट कहाँ हो वो उत्तरी ध्रुव पर हो, और उत्तरी ध्रुव पर होने का मतलब है वो कितना बता रहा है t इज इक्वल टू हो जाएगा 24, क्योंकि नीचे आ जाता है साइन 90, लैम्डा की वैल्यू 90 हो जाती है पोल्स पे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अब लैम्डा ये याद होकर कहाँ आ गया यहाँ पर आ गया, यानी कितना हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 90 हो गया। और मुझे पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 90 हो गया तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 आवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 आवर्स सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये तीनों केस थे अपन ने पहले भी किए हैं, और इसमें एक न्यूमेरिकल बन के एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आता रहता है, तो इस क्वेश्चन पर आप इम्पोर्टेंट भी लगा देना कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया भी है। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। आगे क्या कहता है, एक स्थान का अक्षांश 45 डिग्री है, एक स्थान का जो अक्षांश है वो 45 डिग्री है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना है अपने पास 45 डिग्री अक्षांश न्यूटन है। कितने समय में फोकोलोलक का दोलन तल 150 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा और 270 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अपने पास एक स्थान का जो अक्षांश है, यानी क्या है अपने पास लैटिट्यूड है वो क्या है लैम्डा है, और वो लैम्डा कितना है अपने पास 45 डिग्री है। कितना है अपने पास जो लैम्डा है वो कितना है 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी का अक्षांश 45 डिग्री है तो अर्थ का जो रोटेशन होने में टाइम लगता है वो क्या लगता है 24 अपॉन में क्या लगता है अपने पास साइन लैम्डा लगता है। अब मुझे ये पता है कि मुझे अर्थ के बारे में क्या पता है कि 360 डिग्री रोटेट करने पर या एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना टाइम लगता है 24 घंटे का टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 24 घंटे का टाइम कब लगता है जब लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो 90 हो, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 45, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 25, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास √2 आवर्स, क्या हो जाएगा 25 अपॉन में साथ में क्या हो जाएगा √2 आवर्स। तो ये टाइम लगता है लैम्डा इज इक्वल टू 45 डिग्री अक्षांश पर जो अभी अपन ने निकाला है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 360 डिग्री दोलन तल में 360 डिग्री दोलन तल में घूमने में लगा समय कितना समय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 24 अपॉन में √2 आवर्स। ठीक है, तो यदि मैं कहता हूँ 1 डिग्री में कितना लगेगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री दोलन तल में घूमने में लगा समय कितना लगेगा, तो वो हो जाएगा 24 √2 अपॉन में क्या हो जाएगा 360 आवर्स। ठीक है,
अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है किसका, एक तो निकालना है 150 का, एक निकालना है 180 का और एक निकालना है 270 का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि मुझे फर्स्ट वाला केस लेता हूँ तो 150 का निकालना है, तो 150 दोलन तल घूमने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म हो जाए वो हो जाएगी अपने पास कितना 24, साथ में जो √2 था वो √2 था ही, साथ में क्या हो जाएगा 360 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, यानी 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 5 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, यानी ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 और 2 10 और 10√2, यानी इस अपने पास जो टाइम लगेगा, अब मुझे कितना टाइम लगेगा इसमें, यदि अपना दोलन तल 150 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे अपने पास जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 घंटे √2, यानी वो 360 डिग्री रोटेट करने में 24 √2 घंटे लेता है, तो वो 150 डिग्री कवर करने में 10 √2 घंटे लेगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है 180, यदि मैं इसका 180 निकालूँ तो 24 √2 अपॉन में 360, तो ऐसे का ऐसे इंटू क्या हो जाएगा अपने पास 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 और 2 से हो जाएगा 12, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा 12 √2। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा कि यदि उसको 180 डिग्री दोलन तल को घुमाना है तो 180 डिग्री घूमने में जो लगने वाला समय है वो कितना है 12 √2 हो जाएगा। ऐसे यदि मैं थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड क्या था अपने पास 270, तो इसमें भी वैल्यू क्या हो जाएगी 24, साथ में हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 360 और साथ में क्या हो जाएगा 270, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 9 आ जाएगा, 3 से 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 18 √2, 18 √2। तो इसमें मुझे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा अपने पास 18 √2। तो देखो यहाँ पे अपने पास जब भी वो 150 घूमेगा तो उसको 10 √2 घंटे लगेंगे, जब भी वो 180 घूमेगा तो उसको 12 √2 घंटे लगेंगे, और जब भी वो 270 घूमेगा तो उसमें क्या लगेगा 18 √2 टाइम लगेगा, और यदि वो 360 घूमता है तो 360 घूमने में उसे कितना टाइम लगेगा 24 √2 आवर्स लगेंगे। तो इस सेम एज इट इज आप जैसे मैंने दोलन तल का निकाला है वैसे आप अर्थ का भी निकाल सकते हो। अर्थ का कैसे, मुझे पता है कि अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करने में 24 आवर्स लेती है, तो इसका 180 निकाल सकते हो, 150 निकाल सकते हो, 270 निकाल सकते हो, सारी टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। फिर अपने पास है कि एक स्थान पर फोकोलोलक का उत्तर दक्षिण दिशा में दोलन कर रहा है, तो इस स्थान पर अक्षांश 45 डिग्री न्यूटन है, तो कितने समय में फोकोलोलक उत्तर पूर्व दिशा में दोलन करने लगेगा। तो इसमें तो अपन ने ये वाला कर ही रखा है, सेम क्वेश्चन है कि अपने पास 45 डिग्री क्या दे रखा है उत्तरी अक्षांश दे रखा है, क्या दे रखा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश दे रखा है, तो कितने समय में फोकोलोलक उत्तर पूर्व दिशा में दोलन करने लगेगा। तो अपन ने इसका टाइम पीरियड निकाल ही सकते हो, अपने पास डायरेक्ट फार्मूला है वहाँ से एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ बात करेंगे, इसी चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल के। थैंक यू।